तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि इसी तरह की रनिंग के हिसाब से ये गाड़ी चलती है तो 2 साल बाद इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। और अब सारी उड़ गई हैं, बचा सिर्फ यहाँ पे है। देख, दूसरा मेजर इशू, मेजर बिग टाइम इशू है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हैरियर की एक खासियत बताओ तो मैं इंजन छोड़ के भी हैंडलिंग बताऊंगा। इतनी अच्छी हैंडलिंग है इस गाड़ी की। और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इसी को कंसिडर करिएगा कि ये गाड़ी लगभग 26 लाख रुपए की पड़ी मुझे, 26,35,000 की, और आपको भी उसी के आसपास पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट जहाँ पर रहते हो। आज से लगभग 2.5 महीने पहले मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, और जिस टाइम पे हमने ये गाड़ी खरीदी थी उस टाइम पे मैंने एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बनाया था इस गाड़ी का, और उस वीडियो को आपने काफ़ी अप्रिशिएट किया, थैंक यू फॉर दैट। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए जो कि पोटेंशियल बायर्स थे या फिर इस गाड़ी में इंटरेस्टेड थे या फिर बुक कर चुके थे या बुक करने की सोच रहे थे। और ऐसे ही कुछ बायर्स या फिर व्यूअर्स की एक रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि अब इस गाड़ी का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस आप शेयर करो। अब देखा जाए तो 2 महीने 20 दिन के आसपास ही हुए हैं इस गाड़ी को लिए हुए, लेकिन इस 2 महीने 20 दिन में ये गाड़ी काफ़ी चल चुकी है। 8,900 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चल चुकी है, और अगर एक एवरेज निकाला जाए तो लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर ये गाड़ी हर रोज़ चल रही है। हर तरह के टेरेन पे चल चुकी है, हाईवेज़ पे, शहर में, पहाड़ों पे, ऑफ रोड्स पे, हर जगह इस गाड़ी को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और कुछ एक इश्यूज़ हैं इस गाड़ी में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं या फिर मैं कुछ नेगेटिविटी फैलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा भी रहा है, इनफैक्ट मेजरली एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है। लेकिन कुछ एक इश्यूज़ ऐसे भी हैं जिसके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हो, क्योंकि कोई सस्ती गाड़ी ये है नहीं। 25-26 लाख की प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आती है, टॉप मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। और उतने पैसे देने के बाद मेरे हिसाब से जो इश्यूज़ मैं इस गाड़ी में अब बताऊंगा आपको वो होने नहीं चाहिए। बाकी आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपके लिए वो कितना मैटर करता है, कितना मैटर नहीं करता है। और इस वीडियो को बनाने का इस टाइम पे एक रीज़न ये भी था कि कल इस गाड़ी का सेकंड रूटीनल चेकअप है। 7,500 किलोमीटर पे कोई रूटीनल चेकअप होता है सेकंड वाला। थोड़ा डिले हो गया क्योंकि गाड़ी बाहर थी। अब कल मैं इस गाड़ी को इसकी रूटीनल चेकअप पे ले जाने वाला हूं, तो उससे पहले मैं वो इश्यूज़ आपके साथ शेयर कर देना चाह रहा था ताकि आपको रियल टाइम बेसिस में आप बता पाऊं कि क्या डीलरशिप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाई है या नहीं कर पाई है, कैसा एक्सपीरियंस रहा डीलरशिप का, ताकि जो तीसरी वीडियो में इस गाड़ी की रिगार्डिंग बनाऊँ 10,000 किलोमीटर के आसपास में बनाऊँगा तो वहाँ पर आपको मैं एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस दे पाऊँ डीलरशिप के साथ भी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिपेश, आप देख रहे हैं ड्राइव क्राफ्ट। अगर आपने इस चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हैरियर के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। अब आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और अगर आप गाड़ी की मीटर रीडिंग चेक कर पाओ तो गाड़ी की मीटर रीडिंग फ़िलहाल है 8,875 किलोमीटर। और इस गाड़ी को ख़रीदे हमें हो चुका है लगभग 2 महीने 19 दिन। 5 मई को ये गाड़ी हमने ली थी, और आज भी फ़िलहाल डेट है आपकी 24 जुलाई, तो 24 जुलाई। तो 2 महीने 19 दिन में ये गाड़ी चल चुकी है 8,875 किलोमीटर, लगभग पर डे 100 प्लस किलोमीटर ये गाड़ी चल रही है। और उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस है वो लगभग ये ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी हाईवे पे ही चली है या फिर शहर में ही सिर्फ चली है, ये ओवरऑल एक मिक्स साइकिल में चली है। ये गाड़ी पहाड़ों पे भी चली है, हाईवे पे भी चली है, शहर में भी चली है, ऑफ रोड्स में भी चली है। तो एक डिटेल्ड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और मैंने सारे पॉइंट्स फ़ोन में मेंशन कर लिए हैं ताकि मैं कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ और आपको कंप्लीट डिटेल दे पाऊँ। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से, बेसिक से शुरुआत करते हैं कि हर एक बेसिक पॉइंट जो भी एक क्राइटेरिया होता है कार का उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। पहले बात कर लेते हैं इंजन की। तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है फिएट सोर्स 2 लीटर का जो डीजल इंजन है, जो आपका कंपस में भी आता है, हेक्टर में भी आता है, हैरियर में भी आता है, सफारी में भी आता है। प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो परफॉर्मेंस मोर देन इनफ है, इनफैक्ट एडिकेट से ज़्यादा आप कह सकते हो। मतलब आपको कहीं पे भी परफॉर्मेंस से लैक फील नहीं होगा, कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप
की गाड़ी में परफॉर्मेंस की कमी है, फिर चाहे आप अकेले चल रहे हो या फुल लोड पे चल रहे हो, आप ओवरटेक कर रहे हो या इंथुसियास्टिकली गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी कहीं भी दबती वगैरह नहीं है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको जो गियर बॉक्स मिल जाता है उसकी भी मैं बात करना चाहूँगा। गियर बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है Hyundai सोर्स्ड 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक की बात मैं कर रहा हूँ। और ये गियर बॉक्स इतने अच्छे तरीके से ट्यून किया है टाटा ने कि आपको गियर शिफ्ट वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं। और डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी हैं इस गाड़ी में, जिनके बारे में मैं कुछ देर में बात करूँगा। उसके हिसाब से भी गियर बॉक्स की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है, कोई इशू फेस नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ। और हर मोड के साथ जो आरपीएम की लिमिट है वो भी अच्छे तरीके से सेट की गई है, ताकि आपको जो भी मोड का पर्पस है, जैसे इकॉनमी का पर्पस है अच्छी फ्यूल इकॉनमी, तो उसमें आपका जो गियर शिफ्ट है वो जल्दी हो जाएंगे, गाड़ी ज़्यादा रेव नहीं करती है, रिलैक्स तरीके से चलती है, इंजन पे स्ट्रेस कम पड़ता है। वहीं सिटी इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स और इकॉनमी, और वहीं स्पोर्ट्स में गियर बॉक्स गियर्स को होल्ड करता है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो गई। बाकी बहुत ज़्यादा क्या नाम है कि नॉइज़ी नहीं होता है इंजन, और गियर शिफ्ट उतने फील नहीं होते हैं, जर्क उतना फील नहीं होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे गियर बॉक्स के बारे में। तो गियर बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स की। जो इसमें ड्राइविंग मोड्स हैं, अगर आप उसको सेंसिबली यूज़ करो तो काफ़ी अच्छे तरीके से कैलिब्रेटेड है वो। इकॉनमी बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है माइलेज के ऊपर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स डल होता है, थोड़ा सा गियर शिफ्ट जल्दी होते हैं, गाड़ी कोशिश करती है कि हाईएस्ट पॉसिबल गियर में चले। लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इकॉनमी ड्राइविंग मोड पे चल रहे हो एंड देन आपको चाहिए कि आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप ओवरटेक करने में गाड़ी दिक्कत देती है। अगर आप थ्रॉटल इनपुट अच्छे तरीके से दबाओगे तो गाड़ी रिस्पॉन्स करती है, तो वहाँ पे भी इकॉनमी में भी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी बहुत दब के चल रही है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप कहो स्पोर्ट्स मोड और सिटी मोड में फ्री चलती है, तो हाँ इकॉनमी में उतना फ्री नहीं चलती है। उसके बाद आता है सिटी मोड। तो सिटी मोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स मोड, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स मोड मिलता है आपको और थोड़ा बहुत इकॉनमी मिलता है। मतलब जो रिक्वायरमेंट आपकी शहर में है गाड़ी चलाने के लिए, आपको रेड लाइट्स पे ओवरटेक करना है या फिर आपको ओवरटेकिंग करने के लिए बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं मिलता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मिलता है, तो वहाँ पे इकॉनमी थोड़ा सा आपको डल फील होगा। लेकिन स्पोर्ट्स सिटी मोड में थोड़ा वो ईजी हो जाता है, और उतना भी ज़्यादा गियर्स को गाड़ी होल्ड नहीं करती है जितना स्पोर्ट्स मोड में होल्ड करके रखती है, तो इसीलिए फ्यूल इकॉनमी भी ज़्यादा बेहतर बनी रहती है। तीसरा मोड जो है स्पोर्ट्स मोड, वो मेरा फेवरेट मोड है, और मेरे ख्याल से अगर आप भी ड्राइविंग के शौकीन हैं तो वो आपका भी फेवरेट मोड होगा। वहाँ पे इंजन पूरा खुल के परफॉर्म करता है और बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी मतलब प्रोग्रेस लेती है, बहुत क्विकली एक्सेलरेट करती है, और किसी भी स्पीड पे आप हो 80, 100, 120, 130, वहाँ पे भी अगर आप पंजा दबाओगे तो गाड़ी परफॉर्म करती है, आपको एक्सेलरेशन फील होता है। तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे ओवरऑल गाड़ी अच्छी लगी काफ़ी, इंजन, गियर बॉक्स एंड देन फिर ड्राइविंग मोड्स वगैरह भी। इसके बाद बात कर लेते हैं जो मुझे माइलेज मिली इस 8,875 किलोमीटर की जो ड्यूरेशन है, इसमें जो मुझे माइलेज मिली, जो लोवेस्ट माइलेज मुझे मिली है शहर में, वो 10.8 किलोमीटर्स पर लीटर की है। उस दिन काफ़ी ट्रैफिक था, गाड़ी काफ़ी देर तक, लगभग घंटे भर से ऊपर गाड़ी ट्रैफिक में ही खड़ी रही, एसी चल रहा था। तो जो लोवेस्ट माइलेज गिरी इस गाड़ी की वो थी 10.8 किलोमीटर्स पर लीटर। लेकिन ऑन अ एवरेज शहर में अगर मैं डिसेंट तरीके से गाड़ी चलाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड भी ना चलाऊँ, बहुत भगाओ भी ना, तो 11.5 तक का माइलेज आराम से दे देती है। और अगर मैं ध्यान से हल्के पंजे से माइलेज निकालने के पर्पज़ से गाड़ी चलाता हूँ तो वहाँ पे ये गाड़ी 12.5-13 तक भी दे देती है शहर में। तो जो हाईएस्ट शहर में मिला है वो 12.5 से 13 के बीच में मिलता है। मतलब 13 तो नहीं टच कर पाती है, मतलब मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। हो सकता है आप ज़्यादा अच्छा चलाते हो तो आपके में टच भी कर जाए, कैपेबिलिटी है, ये गाड़ी 13 वगैरह भी दे सकती है शहर में। उसके बाद बात कर लें जो हाईएस्ट माइलेज मुझे हाईवेज़ पे मिला है, वो है 17.8 किलोमीटर्स पर लीटर का। इनफैक्ट 17.9 तक इसने टच किया था, लेकिन वो कुछ देर तक, ज़्यादा देर तक मैनेज नहीं हो पाया, टोल वगैरह आते थे तो फिर वो 17.8 पे आके मैनेज हो गया। स्पीड मेरी थी 100 से 120 के बीच, मतलब 110, 105 इसी तरह की स्पीड में मेंटेन करके चल रहा था। तो उसमें मुझे 17.8 का माइलेज मिला। अब अगर आप पूछो मेरा क्या कहना है माइलेज के ऊपर, तो मेरे हिसाब से 2000 सीसी का इंजन, 170 bhp, इतनी भारी बॉडी और इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये माइलेज काफ़ी सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। माइलेज से कोई कंप्लेन नहीं, इनफैक्ट मैं खुश हूँ माइलेज से इस गाड़ी के। इसके बाद बात करें सर्विस कॉस्ट और सर्विस इंटरवल की, तो इस गाड़ी में फ़िलहाल अभी तक एक चेकअप हुआ है जो 2,500 किलोमीटर पे होता है, उसमें कोई भी खर्चा नहीं आया था, कुछ करते भी नहीं है, सिर्फ DEF वगैरह टॉपअप करते हैं। अब इस गाड़ी की 7,000 वाली सर्विस ड्यू है, जो कि मैं कल करवाऊंगा। थोड़ा डिले हो गया, 7,000 पे सर्विस थी लेकिन 8,875 चल गई, गाड़ी थोड़ी बाहर थी,
तो अभी फ़िलहाल ये शहर में वापस आई है, घर पे आई है, तो अब मैं इसकी कल सर्विसिंग कराऊंगा और उसी सर्विस के बाद मैं आपको बताऊंगा जो इश्यूज़ मैं फेस कर रहा हूँ गाड़ी के साथ वो रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए। और चूंकि ये भी फ्री सर्विस ही है, जो इसकी पेड सर्विस होगी वो 15,000 किलोमीटर पे होगी। तो जो सर्विस इंटरवल फ्री सर्विस वगैरह खत्म होने के बाद है, पहली होती है 2,000 पे, दूसरी होती है 7,000 पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ DEF जो टॉपअप होता है उसका पैसा लगता है। एंड देन तीसरी जो सर्विस होती है जो पेड होती है वो 15,000 किलोमीटर होती है। एंड देन ऑनवर्ड्स 15,000 किलोमीटर सर्विसिंग होती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग वगैरह की। तो पहले बात कर लेते हैं गाड़ी की राइड की कि राइड कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं। बहुत ही कंफर्टेबल राइड है। शहर में जो भी पॉट होल्स बम्प्स आते हैं बड़े आराम से गाड़ी ऑब्जॉर्व कर लेती है। इनफैक्ट जो थोड़ा अगर स्पीड भी आप कैरी करते हो इन पॉट होल्स बम्प पे तो आप कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज़ नहीं करोगे, गाड़ी कहीं भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती है। बहुत ज़्यादा गड्ढों पे हल्का फुल्का हिलती ज़रूर है, अब ऑब्वियस सी बात है SUV है तो हिलेगी ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पीड धीरे करनी पड़ जाए, गाड़ी एकदम उसके ऊपर से निकल जाती है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। राइड काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, हाई स्पीड्स भी कोई बहुत ज़्यादा पिचिंग या फिर बाउंसी राइड नहीं होती है। तो ओवरऑल राइड काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। हैंडलिंग, अब हैंडलिंग एक ऐसा पॉइंट है इस गाड़ी का कि अगर मुझसे कोई पूछे कि हैरियर की एक खासियत बताओ तो मैं इंजन छोड़ के भी हैंडलिंग बताऊंगा। इतनी अच्छी हैंडलिंग है इस गाड़ी की, मतलब हैंडलिंग के मामले में 10 on 10। जो भी मेरी एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी से थी उसको इसने एक्सीड किया है, क्योंकि जो जिस तरीके से ट्यून किया है टाटा ने इसके सस्पेंशन को, गाड़ी बहुत ज़्यादा प्लांटेड रहती है। फिर चाहे स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी की अगर बात कर लो आप, चाहे आप कॉर्नरिंग की बात कर लो, गाड़ी में आप काफ़ी अच्छी स्पीड्स कैरी कर सकते हो बाय SUV स्टैंडर्ड्स। अब प्लीज़ इसको किसी सेडान से मत कंपेयर करने लग जाना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है SUV है, हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, तो बॉडी रोल होगा, लेकिन वो बॉडी रोल भी इस गाड़ी में बहुत कम है, बहुत अच्छे तरीके से कंटेन किया है। जब भी आप कोई इस गाड़ी से कोई कट लेते हो तो गाड़ी इतने अच्छे तरीके से उस पर रिस्पॉन्स करती है। जो बॉडी रोल भी वो भी काफ़ी डैम्ड है, तो आपको पता भी नहीं चलता है। तो हैंडलिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस गाड़ी की। उसके बाद बात कर लें, अब हैंडलिंग की बात हो रही तो मैं स्टीयरिंग की बात कर लूँ तो ये स्टीयरिंग भी चूँकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है तो थोड़ा हैवी है लोअर स्पीड पे। लोअर स्पीड में थोड़ी दिक्कत होगी आपको, थोड़ा भारी सा लगेगा, लेकिन हाई स्पीड्स पे जो इस स्टीयरिंग का कंट्रोल है वो बेहतरीन है। मतलब इतना डायरेक्ट स्टीयरिंग, जहाँ जितना भी आप गाड़ी में स्टीयरिंग में इनपुट दोगे गाड़ी बहुत प्रॉपर फीडबैक देती है और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही कटती है और बहुत डायरेक्ट फील होता है। रिटर्न टू सेंटर अच्छा है और जो फीडबैक है स्टीयरिंग का वो भी अच्छा है। हल्का सा डेड सेंटर फील होता है सेंटर में, लेकिन वो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। और जो थोड़ा स्टीयरिंग भारी भी है वो शहर में आपको फील होगा, लेकिन उसके भी कुछ दिन में आप यूज टू हो जाओगे। तो स्टीयरिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का। इसके बाद अगर बात कर लें कंफर्ट की कि गाड़ी के अंदर कंफर्ट वगैरह कैसा है, लॉन्ग ट्रिप्स पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, तो यार देखो सीट कंफर्ट की शुरुआत करते हैं सीट कंफर्ट से। तो रियर में तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब बड़े आराम से इसमें आप 5 लोग जा सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल जाओगे। दिन में आप 500 600 700 किलोमीटर भी कर दोगे, कोई थकान किसी को नहीं होने वाली है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ फ्रंट सीट कंफर्ट की, तो यार फ्रंट सीट कंफर्ट अच्छा है। साइड बोल्स्टरिंग अच्छी है, कुशनिंग अच्छी है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छा फील देती हैं आपको बहुत ही एक गर्म दिन पे। लेकिन जो थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट है, अगर मैं दिखाऊँ, ये थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट ये थोड़ा सा कम है इस गाड़ी के फ्रंट सीट्स में। मतलब ओवरऑल सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको फील कराता है। अगर ये थोड़ा सा बेहतर होता तो हाँ सीट्स काफ़ी परफेक्ट कही जा सकती थी इस गाड़ी की फ्रंट वाली भी। बट ओवरऑल ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है कि ऐसा कोई नहीं कि आपको थकान वगैरह हो रही है। तो फ्रंट सीट भी ठीक है, लेकिन हाँ पीछे वाली सीट्स ज़्यादा बेहतर है। AC इस गाड़ी का बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे तरीके से केबिन को चिल करता है। मतलब ये डार्क एडिशन है तो इसका इंटीरियर भी डार्क है, गाड़ी भी डार्क है। ये थोड़ी देर में ही अगर आप धूप में इसको खड़ा कर दो तो एकदम गाड़ी उबलने लग जाती है। थैंकफुली इसका AC इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत जल्दी गाड़ी को ठंडा कर देता है। हाँ एक चीज़ जो AC में दिक्कत लगी मुझे, जो रियर के वेंट्स हैं, जो पिलर माउंटेड वेंट्स हैं, उनका फ्लो थोड़ा सा कम लगा मुझे। प्लस उनके फ्लो को अपने फेस पे डायरेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो आपके पैर से लगते हैं, वो फेस तक उतना फील नहीं होते क्योंकि फ्लो थोड़ा धीरे है तो उतना आपको फेस से फील नहीं होता है। लेकिन आप कहीं से भी अनकंफर्टेबल नहीं होगे, आप बड़े मतलब बहुत अच्छे तरीके से केबिन चिल हो जाएगा और बहुत जल्दी ही चिल हो जाता है। हाँ थोड़ा फ्लो बेहतर होता है तो थोड़ा और अच्छा होता, बट दैट्स नॉट अ इशू, उसको मैं इशू में काउंट नहीं करूँगा। उसके बाद अगर कंफर्ट वगैरह की बात हो रही है तो मैं एक पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा इसमें। जो इस गाड़ी का NVH लेवल्स हैं या फिर जो नॉइज़, वाइब्रेशन और हार्शनेस लेवल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से टाटा ने मैनेज किया है इसको।
क्योंकि हाईवेज पे जब आप चलते हो तो ओवरऑल कंफर्ट, सस्पेंशन वगैरह के साथ साथ एक पैरामीटर ये भी होता है कि बाहर की कितनी नॉइज़ अंदर आ रही है, इंजन की कितनी नॉइज़ अंदर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये भी आपको थकाता है जब आप एक बहुत लंबी जर्नी कर रहे होते हो। तो ये इस गाड़ी का जो इंटीरियर वो काफ़ी साइलेंट है, मतलब 100-110 की स्पीड पे ना आपको इंजन की आवाज़ आती है, ना रोड नॉइज़ आती है, ना विंड नॉइज़ आती है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, और इंसुलेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड किया गया है, तो बाहर के एटमॉस्फेयर की आवाज़ें अंदर नहीं आती, ना कि इंजन की आवाज़ें बहुत ज़्यादा अंदर आती हैं। हाँ, अब आप बहुत ज़्यादा रेफ कर दो इंजन को, एकदम फुल थ्रॉटल पे गाड़ी को चला रहे हो, तो वहाँ पे तो इंजन बूमी होता है, लेकिन नॉर्मल क्रूजिंग रेंज में 100-120 तक में आपको बिल्कुल भी बाहर से कट ऑफ करके रखता है, बहुत ही कुकून रखता है ये केबिन आपको। तो वो जो आपका कंफर्ट है उसमें काफ़ी एड करता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, और एक एक्सपीरियंस ओवरऑल एम्बियंस केबिन का काफ़ी अच्छा बना रहता है। अब उसके बाद बात कर लें ड्राइविंग डायनेमिक्स की, मतलब ड्राइविंग डायनेमिक्स मतलब एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गाड़ी को चला रहे हो तो वहाँ पे कैसा चीज़ें कैसे प्लेस्ड हैं और कैसा सब कुछ है। तो यार देखो, इसमें आपको जो टॉप मॉडल XZA प्लस, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है। तो जो ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स या फिर एर्गोनॉमिक्स में इसको कहूँगा, वो काफ़ी अच्छे हैं। ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है, विंडोज़ काफ़ी अच्छा विजन देती हैं साइड का, और ओवरऑल फ्रंट से काफ़ी पूरा बोनेट दिख रहा होता है गाड़ी का, तो वो काफ़ी अच्छा लगा जो मुझे। एक जो इशू मुझे लगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपको और लोगों ने भी बताया होगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पोर्शन है, ये जो डिज़ाइन बन के आ रहा है, ये आपके पैर में हमेशा अड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो आप अपना पैर या डेड पेडल पे रखोगे तो ये हमेशा अड़ता रहेगा यहाँ पे, और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ा यूज टू होना पड़ता है इसके लिए भी। लेकिन अगर आपके पास कोई और गाड़ी है और ये आपकी सेकेंडरी व्हीकल या फिर आपकी सेकेंड व्हीकल होगी ये गाड़ी, तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगी हर बार जब इस गाड़ी को आप चलाओगे, तो ये एक दिक्कत है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हो गया मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है आपसे। अब जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि मैंने इस गाड़ी में क्या क्या, या फिर मुझे इस गाड़ी में क्या क्या इश्यूज़ फेस हुए, तो पहला जो इशू है, जो आप और भी वीडियोस में देखते आए हो और अब टाटा को उसके ऊपर काम करना चाहिए, वो बेसिकली है इस गाड़ी के पैनल फिटमेंट का इशू। अब वो इशू ऐसा नहीं है कि कहीं किसी एक गाड़ी में है, मैंने और भी यूज़र से बात की, और सिर्फ हैरियर के साथ नहीं है, सफारी के साथ भी है, टाटा की हर गाड़ी के साथ भी है, पैनल फिटमेंट का इशू है इस गाड़ी में। अब क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो यूज्ड हैं वो मेजरली हर जगह अच्छे ही हैं, थोड़े जगह पे थोड़ा चीप प्लास्टिक्स वगैरह यूज़ किए हैं, लेकिन उन पैनल्स की जो फिटमेंट है वो उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर करिएगा कि ये गाड़ी लगभग 26 लाख रुपए की पड़ी मुझे, 26,35,000 की, और आपको भी उसी के आसपास पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट जहाँ पर रहते हो। तो उस प्राइस पॉइंट पे ये फिटमेंट इश्यूज सही नहीं लगते हैं। मतलब ये अगर कोई छोटी एंट्री लेवल हैचबैक होती तो समझ में आता, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कहीं खोजना पड़ जाएगा, आपको एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी बड़े प्रोमिनेंटली वो फिटमेंट गैप्स वगैरह दिख जाएंगे। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये जो डैशबोर्ड और डोर का यहाँ पे पैनल गैप है, यहाँ पे आप पैनल गैप को देखिए, और वही गैप आप उस तरफ देखिए, यहाँ पे पूरी पूरी एक उंगली लगभग अंदर चली जा रही है, और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एकदम पतला है, यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची है। उसी तरह अगर मैं बाहर आपको गाड़ी के लेके चलूँ तो आप इस डोर की सेटिंग देखना, फ्रंट डोर की, ये फ्रंट डोर जो है ये रियर डोर से अलाइंड नहीं है, और नीचे भी अगर आप आओगे तो नीचे भी देखो ये डोर दब रहा है ज़्यादा अंदर और ये थोड़ा बाहर रह रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगे। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे इश्यूज टाटा को रिजॉल्व करने चाहिए, और टाटा को इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये मैं कोई पहला यूज़र नहीं हूँ जिसको ये फेस कर रहा है। लेने से पहले मुझे कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में बताया था, और मुझे भी वो चीज़ें फील हो रही हैं। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए ये JBL वाली स्पीकर, गाड़ी में JBL के स्पीकर्स आते हैं, तो यहाँ पे ना JBL के स्पीकर, JBL की ब्रांडिंग थी, इस दरवाजे पे भी थी, वहाँ पे भी थी, और यहाँ पीछे भी थी, और अब सारी उड़ गई हैं, बचा सिर्फ यहाँ पे है। देखिए कुछ ऐसा ये, और ये भी कुछ दिन में देखिए हिल रहा है, ये भी कुछ दिन में निकल ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। दूसरा मेजर इशू, मेजर बिग टाइम इशू है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। अब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जब आया था, जब गाड़ी आई थी नई थी, तब कोई इशू इसमें नहीं होता था, तब ये ठीक तरीके से परफॉर्म करता था। अब ये इतना ज़्यादा लैगी हो चुका है कि इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे कि अभी मैं दिखाऊं आपको, गाड़ी अभी देखिए आप न्यूट्रल में है, मैंने गाड़ी को रिवर्स में डाल दिया, कैमरा ऑन हो गया, एंड देन उसके बाद मैं गाड़ी को ड्राइव में डाल दूंगा और अभी भी कैमरा ऑन रहेगा।
कुछ देर तक ऑन रहेगा, अभी भी ऑन है, अब बंद हुआ। तो ये तो अभी काफ़ी नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल बिहेव कर रहा है। अभी इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो से अपना फ़ोन कनेक्ट कर दो, ये इतना लैगी हो जाता है कि कॉल वगैरह आती है, आप आंसर पर क्लिक कर रहे होते हो, वो क्लिक नहीं होता है, आप ऊपर नीचे कहीं क्लिक करोगे तब ये क्लिक होगा। तो चीज़ें जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। और मैं वहाँ पे इसके रिजोल्यूशन और साइज़ को लेके तो कभी कंप्लेन करता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसमें LCD TV 55 इंच की, पर जो दे रखा है कम से कम वो तो सही तरीके से परफॉर्म करे। तो ये बहुत बड़ा इशू है, मतलब ये आपका बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाता है गाड़ी चलाते वक्त। कई बार ये हैंग कर जाता है, कई बार ये बंद हो जाता है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पूरा सिस्टम ब्लैंक हो गया था, गाड़ी चलते चलते पूरा सिस्टम ब्लैंक हो गया था। फिर गाड़ी मैंने किनारे लगाई, ऑफ ऑन किया, तब ये स्टार्ट हुआ। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, मतलब काफ़ी, अब इतना ज़्यादा इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप फीचर्स दे रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इंसान इस स्क्रीन के ऊपर। तो ये ज़रूर सही करनी चाहिए। इसके बारे में मैंने कंप्लेन भी की थी टाटा में, और इस डोर के लिए भी मैंने कंप्लेन की थी कि डोर का जो अलाइनमेंट सही नहीं है। तो डोर के लिए तो उन्होंने बोला कि वो सही कर देंगे, बाकी इसके लिए उन्होंने बोला है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे जिसके बाद ये सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऑन द फर्स्ट प्लेस ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं और भी गाड़ियाँ यूज़ करता हूँ, पर उनमें ये इश्यूज़ नहीं है। मतलब कि होंडा की मैं सिटी यूज़ करता हूँ, उसमें भले इंफोटेनमेंट सिस्टम कोई बहुत हाई फाई नहीं है, इतना उसमें फीचर्स नहीं है, लेकिन जो है वो ढंग से काम करता है, वो हैंग वैंग नहीं करता है, ना वो लैग करता है। तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी और बुरी लगी। तो ये भी एक इशू था। तो ये इश्यूज़ मैंने फेस किए अब तक इस गाड़ी में, और अब तक क्या मतलब 2.5 महीने के अंदर अंदर ही मैंने ये इश्यूज़ फेस कर लिए। तो अब आप डिसाइड कर लो कि ये इश्यूज़ 26 लाख की गाड़ी में, क्या ये इश्यूज़, ये स्टिकर वगैरह उचड़ जाना और ये पैनल गैप्स और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका काम ना करना, क्या ये इश्यूज़ इतनी महंगी गाड़ी में या फिर इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी में होने चाहिए 2.5 महीने के अंदर ही? और अगर 2.5 महीने के अंदर ये हो रहा है, कितने गैप्स आ रहे हैं, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि इसी तरह की रनिंग के हिसाब से ये गाड़ी चलती है तो 2 साल बाद इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी? तो यही सब चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं तो टाटा को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि आपको ये आपकी फ्लैगशिप प्रोडक्ट में से एक है। मतलब ठीक है, सफारी 7 सीटर वर्जन है इसका, लेकिन हैरियर बहुत पॉपुलर गाड़ी है और ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसमें जो चीज़ें इसमें अच्छी हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा सा मन खट्टा करती ज़रूर है। मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो सकता है ये दिक्कतें ना हो तो मैं इस वीडियो में तारीफ़ कर रहा होता गाड़ी की, सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहा होता। इंजन बेहतरीन, गियरबॉक्स बेहतरीन, हैंडलिंग बेहतरीन, कंफर्ट बेहतरीन, AC तगड़ा है, सब कुछ अच्छा है, सिस्टम बजता बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कि अगर ये दिक्कतें छोटी छोटी ना होती तो मैं तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहा होता, लेकिन अब ये दिक्कतें हैं तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो प्रॉपर प्योर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। और प्लीज़ यार, इस वीडियो को देख के अब ये मत बोलने लगना कि हेट फैला रहा है। यार मैं क्यों, कोई भी इंसान अपनी खुद की गाड़ी का जिस उसमें 26-27 लाख रुपए लगे हुए हैं, वो अपनी गाड़ी की बुराई क्यों करेगा? मैं जेन्युइनली आपके लिए वीडियोस बनाता हूं कि आपको मालूम रहे, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे। और आप उसमें से कुछ लोग निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि तुम हेट फैला रहे हो, तुम कंपनी को बदनाम कर रहे हो। यार अपनी ही गाड़ी की बदनामी करेंगे हम ही खराब प्रोडक्ट लेके चलेंगे? कैसी बात करते हो यार। खैर कोई बात नहीं, ये ऐसे कुछ ही कमेंट्स आते हैं, हम अभी तक तो आई एम लकी। सो ये थी वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। यार रेगुलर वीडियोज़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए। और अगर आपकी कोई अब इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं आपके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर लें। कभी कभी इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, सॉरी फॉर दैट जिनको भी मैंने लेट रिप्लाई किया। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को कंटिन्यूस करने पे काम कर रहा हूँ कि रेगुलर आपको मैं वीडियोज़ दे पाऊँ। तो इतना ही था इस वीडियो में। इसके बाद जब इस गाड़ी का ये चेकअप वगैरह हो जाएगा और ये गाड़ी 2-2.5 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगी और इश्यूज़ अगर रिजॉल्व हो जाएंगे, इश्यूज़ रिजॉल्व होते ही मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए कितने दिन तक रिजॉल्व रहते हैं या फिर परमानेंटली सही हो जाते हैं वो भी देखना होगा मुझे। तो अभी ये 8,900 किलोमीटर चल चुकी है, कल ये गाड़ी सर्विस में जाएगी। सारी चीज़ें अगर सही हो जाती हैं तो मैं 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद फिर से आपको एक अपडेट शेयर कर दूंगा, छोटी सी वीडियो बना के, ताकि आपको पता रहे कि ये चीज़ें सही हो गई या नहीं। अगर सही हो जाएंगी तो चलो ठीक है, चलता है, तब बहुत चलता है। लेकिन अगर हाँ सही हुई और फिर ख़राब हो गई तो फिर वो चीज़ तो सही नहीं है। यार देखो, एक बहुत ज़रूरी है, किसी गाड़ी को हम तभी परफेक्ट या फिर नियर परफेक्ट कह सकते हैं जब उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस अच्छा हो। अगर ओनरशिप एक्सपीरियंस ख़राब है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि क्या इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया आपने, 50 स्पीकर दे दिए और गाड़ी अपने आप हवा में उड़ जाती है, कोई मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का।
तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। डू लीव अ लाइक एंड अ कॉमेंट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।